प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी की केमिकल काइनेटिक्स, जो कि पेपर 3 के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। तो हम ये कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? किस किस का अध्ययन करेंगे इस विज्ञान की शाखा में? रसायन विज्ञान की शाखा में एक अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इकाई समय में अभिकारकों की जितनी मात्रा उत्पादों में बदलती है अथवा इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है कि इकाई समय से क्या तात्पर्य हमारा यहाँ कि 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है और 1 आवर भी हो सकता है। जनरली समय की इकाई हम सेकंड लेते हैं। तो इकाई समय में अभिकारक की जितनी मात्रा उत्पाद में बदलेगी या इकाई समय में अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में जितना परिवर्तन होगा उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। वेग की इकाई होगी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि वेग बराबर होता है सांद्रता बटा समय। सांद्रता है मोल प्रति लीटर और समय है किसमें? सेकंड। अगर अभिक्रिया गैसों में हो रही है तो ये इकाई हो जाएगी वायुमंडल प्रति सेकंड, क्योंकि गैसों में सांद्रता की इकाई वायुमंडल होता है। अब देखिए, वेग कई प्रकार का होता है क्योंकि ये सांद्रता पर निर्भर करता है और समय के साथ साथ सांद्रता में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि 3 प्रकार के वेग होते हैं। एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है तात्क्षणिक वेग और एक होता है औसत वेग। प्रारंभिक वेग क्या होगा? अभिक्रिया के प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0 माने 0 समय पर जो वेग होगा उसे क्या कहेंगे? प्रारंभिक वेग। इस प्रारंभिक वेग को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सांद्रता और समय में ग्राफ खींचेंगे। समय के लोग लेंगे x एक्सिस पर, सांद्रता को लेंगे y एक्सिस पर, और इस ग्राफ में t बराबर 0 पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उसका ढाल हमें किसको बताएगा? प्रारंभिक वेग। ठीक है, अब हम बात करते हैं औसत वेग। औसत वेग का मतलब होता है कि औसत वेग इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी सांद्रता में परिवर्तन और डेल्टा टी परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, अब हम कहते हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस का क्या अर्थ है, जो कि आगे भी यूज करेंगे। प्लस का मतलब वेग में वृद्धि और माइनस का मतलब वेग में कमी। अगर मान लीजिए अभिकारकों के संदर्भ में बात करें तो वेग में कमी होगी, क्योंकि समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है। और उत्पादों के संदर्भ में बात करें तो माइनस चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह आएगा, क्योंकि उत्पादों की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती है, इसलिए वेग भी बढ़ता है। उसके बाद बात करें तात्क्षणिक वेग, स्पॉन्टेनियस वेलोसिटी। किसी भी क्रिया में किसी निश्चित क्षण पर वास्तविक वेग क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग। ये तात्क्षणिक वेग अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि आप जिस समय नोट कर रहे हैं वेग को उस पर निर्भर करेगा। तात्क्षणिक वेग बराबर होगा प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। डी सी मानी सांद्रता में अति अल्प परिवर्तन और डी टी मानी अति अल्प समय। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया, नेगेटिव मानी वेग कम और पॉजिटिव मानी वेग अधिक। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, 2a प्लस बी इक्वल टू 3c प्लस डी। तो इस अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे? माइनस डी सी ए अपॉन 2 डी टी इक्वल टू माइनस डी सी बी अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी सी सी अपॉन 3 डी टी इक्वल टू प्लस डी सी डी अपॉन डी टी। यहाँ पर हमने जो समीकरण में संख्याएं दी उनका भाग दिया है, क्योंकि हम अभिक्रिया के वेग को इन चारों में से किसी भी के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ए के लिए 2 का भाग लगा है, बी के लिए कुछ भी नहीं है, सी में 3 का भाग लगा है और डी में कुछ नहीं है।
और ये डी सी ए क्या बता रहा हमें, ए की सांद्रता, डी सी बी की सांद्रता और डी सी की सांद्रता में परिवर्तन और डी सी डी मानी डी की सांद्रता में परिवर्तन। अब हमें तात्क्षणिक वेग निकालना है तो पुनः हम क्या करेंगे, सांद्रता और समय के ग्राफ में किसी भी समय पर जहाँ पर तात्क्षणिक वेग निकालना है स्पर्श रेखा खींचेंगे और उसके ढाल से तात्क्षणिक वेग ज्ञात करेंगे। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ढाल बराबर होता है टेन थीटा, तो ये होगा ओ ए कहाँ पर, आपके वाई एक्सिस पर डिवाइडेड बाय ओ बी एक्स एक्सिस पर, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब हमारा प्रश्न है 2a प्लस बी इक्वल टू 3c प्लस 4d, जिसके आधार पे आप समझ सकते हैं अच्छी तरह इसके लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, मीन्स गलत है। ए की क्रिया करने की दर बराबर हाफ इंटू डी के बनने की दर। दूसरा है सी के बनने की दर इक्वल टू 3 इंटू बी की क्रिया करने की दर। थर्ड है सी के बनने की दर बराबर 3/2 इंटू ए की क्रिया करने की दर। और चौथा है ए की क्रिया करने की दर बराबर सी के बनने की दर। यहाँ आंसर है 4, जो कि हम कह रहे हैं कि सत्य कथन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया में देखिए आप संतुलित समीकरण, जिसे कि हम अभिक्रिया की रस समीकरण मिति कहते हैं, 2a प्लस बी इक्वल टू 3c प्लस 4d है, तो ए के 2 मोल क्रिया कर रहे हैं तो डी के कितने बन रहे हैं 4। इट मीन्स डी के बनने की दर ए की क्रिया करने की दर से डबल है, जबकि हम उत्तर में क्या लिखा हुआ है, ए की क्रिया करने की दर बराबर सी के बनने की दर, इसलिए यह कथन गलत है। अन्य कथन में आप देखेंगे रस समीकरण मिति से तो वो सब सही हैं। एक फिर प्रश्न हम लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू उत्पाद में यदि ए की सांद्रता आधी कर दी जाए और बी की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो वेग पर कोई प्रभाव क्या होगा? तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? v बराबर होगा k वेग नियतांक इंटू ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की। प्रश्न के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, ए की कंसंट्रेशन हाफ कर रहे हैं, बी की डबल कर रहे हैं, तो घूम फिर के हम ये कहेंगे v और v डैश समान होगा, अर्थात वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पुनः प्रश्न है 2a प्लस बी इक्वल टू उत्पाद में ए की सांद्रता दुगनी कर दें और बी की सांद्रता आधी कर दें तो वेग पहले की तुलना में क्या होगा? तो यहाँ पर भी आप पहले वेग लिख लीजिए, वेग बराबर k इंटू ए की पावर 2, संख्या किस में जाती है पावर में, जब हम वेग समीकरण लिखते हैं इंटू बी की सांद्रता। यहाँ पर आप ए की सांद्रता को डबल कर रहे हैं, बी को हाफ कर रहे हैं, तो आपका अंतिम समीकरण वी डैश आएगा इक्वल टू 2 ए की पावर 2 इंटू बी। इट मीन्स वेग दुगना हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं a प्लस 2b इक्वल टू उत्पाद में पात्र का आयतन आधा कर दें तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि आप जानते हैं आयतन आधा करेंगे तो सांद्रता दुगनी हो जाएगी, इसलिए क्योंकि सांद्रता बराबर होता है मोल बटा आयतन, तो यहाँ पर a की सांद्रता भी दुगनी हो जाएगी, b की भी दुगनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, b के ऊपर पावर 2 है, तो कुल मिलाकर के v डैश जो होगा वो 8 गुना होगा, इसलिए वेग कितने गुना हो जाएगा? 8 गुना। इसी प्रकार x प्लस 2y इक्वल टू 0.25 c प्लस 2d प्लस e। यदि c के बनने की दर 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है तो y के लुप्त होने की दर क्या होगी? तो देखिए हम इसका समीकरण लिखते हैं तो -1/2 किसके लिए लिखेंगे? y और c के लिए, तो प्रश्न में किससे कंपेयर किया? c और y को। तो -1/2 dy अपॉन डी टी इक्वल टू 1/0.25 डी अपॉन डी टी। तो हम लिखेंगे dy अपॉन डी टी इक्वल टू होगा आपके पास 8 इंटू डी सी अपॉन डी टी। मीन्स हम कहते हैं y के लुप्त होने की दर क्या होगी? c के बनने की दर की तुलना में 8 गुनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेग पर सांद्रता की निर्भरता। मीन्स सांद्रता का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके लिए हम बात करते हैं वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, जिसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो मान लीजिए a प्लस बी इक्वल टू उत्पाद है, तो वेग समानुपाती होगा a की सांद्रता गुणा b की सांद्रता, और समानुपात चिन्ह को हमने कैसे हटा दिया? स्मॉल के, जिसे हम वेग नियतांक
या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। ये समीकरण क्या कहलाता है? वेग नियम या वेग व्यंजक, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। अब हम के की परिभाषा देना चाहते हैं वेग नियतांक की, तो हम कहेंगे कि हमारे पास यदि ए की सांद्रता भी 1 और बी की भी 1 हो तो उस स्थिति में v बराबर k, अर्थात हम ये कहेंगे कि किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक वह वेग है जब आपके पास उसके सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। थैंक यू।